सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कुछ रोज़ पहले वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से पाकिस्तान के मौशी गढ़ कराची के लिए 1100 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया गया, जिसे कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान भी कहा जा रहा है। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही इस पैकेज का ऐलान हुआ उसके बाद सिंध हुकूमत और विफाक के दरमियान एक नई बहस छिड़ गई। इस पैकेज के फ़ौरन बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से वज़ीर आज़म के इस पैकेज के ऐलान पर कहा गया कि इसमें से जो 800 अरब रुपए हैं वो सिंध हुकूमत, जबकि विफाकी हुकूमत सिर्फ 300 अरब रुपए फराहम करेगी। जबकि हमने देखा कि हुकूमती तर्जुमान शिबली फराज की जानिब से ये कहा गया कि हम पैसे जो हैं वो डायरेक्टली नहीं दे सकते सिंध हुकूमत को, क्योंकि इन पर हमें एतबार नहीं है। हम चाहते हैं कि जो पैसा हम दे रहे हैं वो कराची पर लगे भी। कराची पैकेज पर विफाक और सिंध हुकूमत के जो नुमाइंदगान हैं उनकी जो लफ्जी तकरार है उससे एक नई कन्फ्यूजन पैदा हो गई है। आखिर कितने पैसे लगेंगे, कौन कितने पैसे देगा और किस तरक्याती पैकेज के लिए ये पैसे दिए जाएंगे, कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे, ये सारे सवाल गौर तलब हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको क्लिप दिखा दें। एहसन इकबाल साहब की जानिब से तो कह दिया गया है कि ये मफरूज़ों पर मबनी एक पैकेज है, क्योंकि जिन मंसूबों की बात की जा रही है वो तो पहले ही PSDP का हिस्सा हैं। तो लगारी साहब, ये जो मफरूज़ों पर मबनी पैकेज है ये क्या कराची के अवाम को सिर्फ लॉलीपॉप देने की कोशिश है? बात यह है कि एक ज़माना होता था जब वज़ीर इत्तलात का काम इत्तला देना होता था, खबर देना होता था, और इस वक्त जो वज़ीर इत्तलात हैं वो दुनिया के सबसे बेखबर आदमी हैं, उनको पता ही नहीं है। ये एक मयार है अब कि वज़ीर इत्तलात वो होगा जो बहुत बेखबर होगा, वज़ीर तालीम वो होगा जिसे तालीम की ज़रूरत होगी, वज़ीर सेहत वो होगा जिसे सेहत की ज़रूरत होगी। इस तरह की चीज़ें हमारे पाकिस्तान में आम होती जा रही हैं। ठेकेदार को वज़ीर सेहत बना देते हैं और जो कुछ तामीरात का काम जानता है उसको कहते हैं आप वज़ीर सेहत बन जाओ। ये जो बता रहे हैं जनाब शिबली फराज साहब, उनको ये भी बताना चाहिए कि प्रोजेक्ट जो पहले से अनाउंस होते हैं वो फ्रेश पैकेज का हिस्सा नहीं होते। अगर आप फ्रेश पैकेज दे रहे हैं वो तो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं और उनके ऊपर तो काम पहले से हो रहा है सुस्त रवैये से, तो उसको तेज़ किया जाना चाहिए। ये क्या बात हुई कि आप पहले से प्रोजेक्ट्स जो हैं और सिंध गवर्नमेंट अपने तरफ से पहले जब वज़ीर आज़म जहाज़ में बैठे रवाना हुए कराची से इस्लामाबाद की तरफ, इस्लामाबाद से कराची की तरफ, तो वज़ीर आला ने वो 8 खरब के पैकेज का ऐलान किया और उसकी तफसीलात बताई। फिर वज़ीर आज़म ने उस 8 खरब में 3 अरब खरब और डाले और उसको 11 खरब कर दिया और फिर नए सिरे से प्रोजेक्ट बताना शुरू कर दिए। ये कोई बात नहीं हुई। वफाक ने जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू लेता है कराची से, वफाक ने 3 खरब देने का वादा किया। ये भी कहा है कि हम ये सूबाई हुकूमत के हवाले नहीं करेंगे। तो भरोसे के काबिल और एतबार के काबिल तो वफाकी हुकूमत भी नहीं है, तो आप फिर किसके पास जाएंगे, कौन उसको इस्तेमाल करेगा, कैसे ये बजट इस्तेमाल होगा और प्रोजेक्ट्स पर कैसे लगेगा? हम देख रहे हैं कि पैकेज का तो ऐलान हुआ है, कमेटी भी बनी है, लेकिन काम अब तक शुरू नहीं हो सका है। हम देख रहे हैं विफाक और सिंध के दरमियान बहस ही जारी है, सियासी बयानबाजियां की जा रही हैं। मसला ये है कि जो कमेटी थी वो बैठती, इजलास करती और इजलास के बाद फैसले करती, फैसले के बाद जो उसका प्रोसीजर है कि PC1 बनता, PC2 बनता, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट पर काम शुरू होता और मरहलावार जो भी प्रोजेक्ट थे उनके ऊपर काम होता, तो उस तरफ काम नहीं हो रहा है। सही। सूबाई हुकूमत के अपने प्रोजेक्ट्स PC1 PC2 जिनका तैयार है वो उन्हीं प्रोजेक्ट्स में से हैं, तो ज़ाहिर उन पर काम शुरू हो जाएगा। लगाई साहब, हम बात करें कराची पैकेज के हवाले से, कुछ गरीब लोग ऐसे भी तो हैं ना जिनके मकानात तबाह हुए हैं, कारोबार लोगों का तबाह हुआ है, तो उनके लिए भी क्या वफाकी हुकूमत किसी किस्म के कोई पैकेज का ऐलान करेगी? वफाकी हुकूमत ने नहीं किया है। नहीं किया ना। वफाकी हुकूमत ने एक काम किया, पाकिस्तान जब ये इक़्तिदार में आए हैं, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इनका इक़्तिदार कायम हुआ और बाकी सूबों में इनका इक़्तिदार कायम हुआ, तो फिर इन्होंने पहला ये काम किया कि लोगों को बेघर करना शुरू कर दिया, उनके घर गिराने शुरू कर दिए। जिनके 60 गज़ के घर थे, जिनके 120 गज़ के घर थे, जिनके 100 गज़ के घर थे, उनको गिराना शुरू किया। 2 मरले वाले, 1 मरले वाले,
और जिन्होंने अब तक ऐसी ऐसी बड़ी ज़मीनों पर कब्ज़े कर रखे हैं वो वैसे ही हैं, अपने कब्ज़े उन्होंने बरकरार रखे हुए हैं, उनको कोई छेड़ भी नहीं सकता, उनकी तरफ कोई आँख भी नहीं उठा कर देख सकता है। तो ये तो मौजूद है। और वफाकी हुकूमत अब लोगों को देगी क्या, उसने पहले कभी दिया नहीं है। उसके जो वादे हैं 50 लाख घर के, वो वादाए फ़रदा है, देखें कि वो कब पूरा हो। और ऐसे वादे बाद दफ़ा हवा हो जाते हैं, ग़ालिबन ये वादे भी हवा हो जाएं। लोगों को मिलने का अगर आसरा है तो बहुत बड़ी बात है। वज़ीर आज़म कराची तशरीफ़ लाए और एक दिन यहाँ रहे हैं, वो इतना तक नहीं कर सके कि यार वो तबाहशुदा इलाकों को देखने जाते। कौन वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तारीख में, और बताएं मुझे, लियाकत अली ख़ान से शुरू करके और मियाँ नवाज़ शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी तक, इससे पहले जो जहाँ कोई वाक़या पेश आता है जो हुकूमत का सरबराह होता है रश करता है कि मैं वहाँ पहुँचूँ, तो ये नहीं पहुँचते। उन दिनों भी जब धरने पर बैठे हुए थे 2014 में, मुल्क सैलाब में डूब रहा था और ये धरने में नारे लगा रहे थे, भाई सारा खुदा का खौफ करें, आप लोगों की जाकर मदद करें। उन्होंने उस वक्त भी नहीं की और आज भी ये किसी मुतासरा इलाके को नहीं देखने गए। मुतासरा इलाकों में जाते तो उनको आइडिया होता कि कराची को तो फौरी तवज्जो की ज़रूरत है, और उन्होंने इस पर नहीं तवज्जो दी है। असल बात ये थी कि उन्हें कराची के लोगों के साथ जाकर, और कराची के लोगों ने उन्हें मैंडेट दिया था, ये नहीं है कि जी बग़ैर वोट के, ठीक है और बग़ैर वोट के भी होते हैं, यहाँ पाकिस्तान है, बड़े बड़े मुआवजे हो जाते हैं, लेकिन इनको वोट भी पड़े थे। ऐसा नहीं है कि लोगों ने वोट नहीं दिए थे, लोगों ने वोट दिए थे, लोगों को उम्मीद थी, लोगों को आसरा था, लोगों को था कि हमें इनसे कुछ हासिल होगा और ये कुछ डिलीवर करेंगे। इनके वादे बड़े शानदार थे, इनके ख्वाब बड़े सुहाने थे, इनकी बातें बड़ी अच्छी थीं, बड़ी लच्छेदार बातें हुआ करती थीं और अब तक भी बातें करते हैं। लेकिन साथ में उनका ये भी एक फार्मूला है कि एक शानदार तरीका होता है सियासत में यू टर्न का, वो वापस मुड़ाते हैं और तमाम बातों को जो है मिलियामेट करते हुए आते हैं। इस वक्त भी उनकी सूरत हाल यही है कि लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। यार लोगों से मिले ना, आप जाकर लोगों के नफ्स पर तो हाथ रखें, देखें तो सही कि लोग किस हालत में। यूसुफ गढ़ को लोगों ने किस तरह, नया नाज़माबाद में अब तक लोग डूबे हुए हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। और इसी तरह से दूसरे इलाके हैं जहाँ पर उन्हें जाकर पूछना चाहिए था, नाज़माबाद था, न्यू कराची था, नॉर्थ कराची था, लांढी था, शेरशाह था, बल्दिया टाउन था, औरंगी टाउन था, किमारी के इलाके थे, मच्छर कॉलोनी के इलाके थे। इस तरह के इलाकों में जाना चाहिए था उन्हें, जाकर लोगों की खैरियत पूछनी चाहिए थी, नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल ऐसा। नाज़रीन, अब एक और अहम मामले की बात कर लेते हैं। एमपीए मजीद अचकजई ट्रैफिक सार्जेंट कत्ल केस में बरी हो गए हैं। एक ऐसा वाकया जिसकी वीडियो हर एक ने देखी थी और सब कुछ साफ साफ जाहिर था, लेकिन उस केस में हमने देखा कि कोयटा पुलिस मुलजिम पर इल्ज़ाम साबित करने में नाकाम हो गई। इस पर बात करेंगे, आपको क्लिप दिखा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब ने ट्विटर के जरिए अब्दुल मजीद अचकजई की बरियत को चैलेंज करने का ऐलान किया है, लेकिन लगारी साहब सवाल तो ये है कि एक वर्दी में मलबूस ट्रैफिक पुलिस एहलकार, उसको इंसाफ मिल सकेगा? बात यह है कि इस वाक़े ने हमारे निज़ाम अदल पर सवाल उठा दिया है। इससे कबल साहिवाल का सानेहा था, किस बेदर्दी से 4 अफराद को भून दिया गया था। दिन दहाड़े सारी दुनिया देख रही थी, कैमरे उस वक्त मौजूद थे, सब कुछ मौजूद था, उसके होते हुए वो मुलजिम बरी हुए। ये खान साहब का अहद इंसाफ है और उनका ये दौर है जिसको वो रियासत मदीना का अहया कहते हैं। मैं इस पर क्या कहूँ, एक इस कदर दीदा दिलेरी से जो वारदात हुई है, जिस दीदा दिलेरी से कन्विक्शन जिनकी होनी थी वो कह रहे हैं कि नहीं हाँ मैं चला रहा था, कर लो जो करना है। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर रियासत के अंदर कानून नहीं है, रियासत के अंदर पुलिस नहीं है, रियासत के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं है, रियासत के अंदर प्रोसिक्यूशन नहीं है, रियासत के अंदर ट्रायल नहीं है, रियासत के अंदर जजमेंट नहीं है, रियासत के अंदर देखने की सलाहियत नहीं है। ये आप कहते हैं कि जो रियासत को क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो, ये तो फलां बंदे का, भाई रियासत के अंदर हुआ है, दिन दहाड़े हुआ है, वो कत्ल हुआ है, वो शख्स। मजीद अचकजई की जगह अगर कोई आम इंसान होता तो आपके ख्याल में वो भी ऐसे ही बरी हो जाता? कैसे बरी हो जाता? मैं कहता हूं कि अगर उसके पास भी पैसे होते तो वो बरी हो जाता। सारी पैसे हम किसको कहें? जिसके पास ताकत है, जिसके पास हथियार है, जिसके पास दौलत है, वो चाहे जो चाहे करे। पाकिस्तान के अंदर ये होता रहा है। आप कभी किसी का क्या बिगाड़ सके हैं अब तक?
आप तो सिर्फ उन लोगों का बिगाड़ते हैं जो लोगों की बात करें, जो आवाम की बात करें, जो आवाम के दर्द की बात करें, उनका आप बिगाड़ भी लेते हैं, उनको आप फना भी कर देते हैं, उनको निशान इबरत बना देते हैं। ये आपका रियासत का अमल अब तक तो यही बताता है। बिल्कुल ऐसा है। वो लियाकत अली खान जैसे ताकतवर हूँ या कोई और हूँ, आप इसकी बात की परवाह नहीं करते। अब तक किसने हल किया है? दिन ढाड़े हुआ है था लियाकत अली खान का कत्ल। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है कि सारी दुनिया देख रही थी। आप 72 साल से जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, आपने उसको फिजाई हादसे में मार दिया। ये मुल्क है। बेनजीर भुट्टो साहब के अब मादर मिल्लत के साथ क्या हुआ था, हम उनको बचा नहीं सके ना, आखिर उन्हें कत्ल ही कर दिया गया था। जब ये बात सामने आ गई कि उनके जिस्म पर जख्मों के निशानात हैं, तो फिर हमने कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराई थी? एक टोला है जिसकी इजाजत है, जिसको चाहे कत्ल करता है, जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास दौलत है, जो चाहे करता है, जिसके पास इक़्तिदार है, जिसके पास ताकत है, वो अपनी ताकत का इजहार करता है। बिल्कुल ऐसा है। नाज़रीन, पंजाब में 2 बड़े इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की तैनाती ने जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नेंस पर सवालात उठा दिए हैं, वहीं नए आईजी के इंतखाब पर पुलिस सर्विस के अंदर से भी आवाजें उठने लगी हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको क्लिप दिखा दें। शुएब दस्तगीर की जगह इनाम गनी की बतौर आईजी तकर्री पर हमने देखा। खबरों के मुताबिक ये पता चल रहा है कि पुलिस अफसरान में खासी तफ्तीश पाई जा रही है। लगारी साहब, उन्होंने अपनी नाराजगी का भी बड़ा खुलकर इजहार किया है। आखिर ये मामला है क्या? फेलुअर है असल तो चीफ एग्जीक्यूटिव का। चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं वो जनाब उस्मान बुज़दार साहब हैं। उस्मान बुज़दार साहब को वाकई नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है, और वो बेचारे डील किया करते थे पटवारी के साथ, SHO के साथ भी नहीं डील करते थे। वो वहाँ पर हवालदार के साथ, जो वो होता क्या कहलाता है मुहर्रिर के साथ, इस तरह के लोगों के साथ डील करने का काम आता था। उन्हें पता नहीं था कि सूबे के अंदर आईजी के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ, सूबाई सेक्रेटरी के साथ, इन लोगों के साथ कैसे डील करना होगा, कैसे मामलात को देखना होगा। तो वो एक रिमोट कंट्रोल के ज़रिए चीफ मिनिस्टर कोई और हैं जो कहीं ना कहीं किसी दीवार के पीछे छुपे हुए बैठे होंगे। एक नहीं होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, पता नहीं कितने होंगे चीफ मिनिस्टर। ये चीफ मिनिस्टर बनकर बैठे हुए हैं। आगे जो आपको पता है ऊपर से जब उंगली हिलाई जा रही होती है तो नीचे से जो है वो हाथ पाँव भी हिलने लग जाते हैं। तो इसी तरह से जनाब उस्मान बुज़दार साहब के भी हाथ पाँव हिलने लग जाते हैं और उन्हें 6 आईजी तब्दील किए। उनकी अपनी ये हिम्मत नहीं है कि वो बैठकर लोगों को इस तरह से तब्दील करें। और ये जो उमर शेख साहब अपनी पारसाई का दावा कर रहे हैं, उनका सवाल इस कदर वो नहीं था कि लोग इनकी तैनाती का मामला भी कहीं बीच में ही था, पस मंज़र यही मामला था। ये डेरा गाजी खान से इनको लाया गया था और लाहौर में इनको लगाया गया है CCPO। लेकिन ये कहना तो लाहौर में मतलब तैनाती, ये तो एक RPO थे वहाँ पर, रीजनल पुलिस ऑफिसर थे, उसके बाद CCPO बनाया गया। हमें इस पर एतराज़ ना होता, नहीं करना चाहिए, मुझे भी नहीं एतराज़ है। लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा है उस पर उन्हें नदामत भी नहीं है, शर्मिंदगी भी नहीं है कि भाई आपके शहर के अंदर जिस पर आपकी अमलदारी है, जिस पर आपकी हुक्मरानी है, जिस पर आपका हिफाजत करना जहाँ आपकी जिम्मेदारी है, वहाँ आप विक्टिम के साथ कहते हैं। आपको पता है कि जब बेनज़ीर की शहादत हुई है तो वहाँ एक शख्स बैठकर कह रहा था BBC के शो के दौरान कि नहीं, बेनज़ीर को जो है वो अपनी गर्दन बाहर नहीं निकालनी चाहिए थी, उन्हें गाड़ी के बाहर नहीं आना चाहिए था। तो उस पर एंकर ने शाउट किया, उन्होंने कहा डोंट ब्लेम टू विक्टिम। तो ये विक्टिम को ब्लेम कर रहे हैं कि जनाब उसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे नहीं जाना चाहिए था, पेट्रोल देखना चाहिए था, पेट्रोल नहीं देखना चाहिए था, ये रास्ता लेना चाहिए था, ये रास्ता नहीं लेना चाहिए था। व्हाट यू मीन? आपने उनको इतला कर दी थी कि यहाँ पर जो है वो डाकू बैठे हुए हैं, चोर बैठे हुए हैं, इज्जत के लुटेरे बैठे हुए हैं, हुर्मत पामाल करने वाले बैठे हैं, बेटी और माँ की और बहन की पहचान न करने वाले बैठे हैं, ऐसे दरिंदे बैठे हुए हैं। उसको किसने बताया था उस खातून को, उस बच्ची को, जो अपने बच्चों को ये कहकर ले आई थी कि मैं अपने मुल्क में जाकर इनकी परवरिश करूंगी, मैं पेरिस में परवरिश नहीं करूंगी, मैं फ्रांस में परवरिश नहीं करूंगी। वो आई थी ये तवक्को लेकर के मैं अपने बच्चों की जो है अच्छे माहौल में, ये आपने अच्छा माहौल दिया उसको, ये आपने उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया है। बिल्कुल ऐसा। नाज़रीन, हमें ब्रेक की जानिब बढ़ना है और ब्रेक से जब हम तो बात करेंगे पाकिस्तान में यौमिया 8 से ज़ायद बच्चों से जिनसी ज़्यादती का इंकशाफ हुआ है और मज़ीद भी मौज़ूआत होंगे जिन पर बात करेंगे। और इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे साबिक़ गवर्नर पंजाब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि पाकिस्तान में यौमिया 8 से ज़ायद बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती का हौलनाक इंकशाफ हुआ है। ज़्यादती के सबसे ज़्यादा जो वाक़यात हैं वो सूबा पंजाब में रिपोर्ट हुए हैं। रवां बरस जनवरी ता जून यौमिया 8 से ज़ायद बच्चों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। 53% लड़कियों और 47% लड़कों के साथ ज़्यादती की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से जून तक 393 बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती जबकि 173 बच्चों के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई। रवां बरस जनवरी ता जून यौमिया 8 से ज़ायद बच्चों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। बच्चों के हुकूक के हवाले से काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम साहिल के इदाद-ओ-शुमार जारी हुए हैं। गुज़िश्ता बरस की निस्बत बच्चों के साथ ज़्यादती में 14% इजाफा हुआ है। जनवरी से जून तक 353 बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती रिपोर्ट हुई है। 227 बच्चों के साथ ज़्यादती की कोशिश की गई जबकि 51 बच्चों की 18 साल से कम उम्र में शादी की गई। 53% लड़कियों और 47% लड़कों के साथ ज़्यादती हुई। 490 बच्चों की उम्र 11 से 15 साल जबकि 331 बच्चों की उम्र 6 ता 10 साल है। 57% वाक़यात पंजाब, 32% वाक़यात सिंध में रिपोर्ट हुए। 6% वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में, 22 केस बलूचिस्तान, 10 आज़ाद कश्मीर और 1 गिलगित में रिपोर्ट किया गया। 62% केसेस देहाती इलाकों जबकि 38% केसेस शहरी इलाकों में रिपोर्ट हुए। ये गैर सरकारी तंजीम ने ये सारे इदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। साबिक गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और माहिर कानून लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लतीफ़ खोसा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, जिस तवातुर के साथ ज़्यादती के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं और हुकूमती सतह पर किन इक़दामात को करने की ज़रूरत है कि इन वाक़यात में कमी लाई जा सके? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि नया पाकिस्तान का नारा लगाने वाले और पुलिस इस्लाहात की बात करने वाले, इनको शर्म आनी चाहिए। सियालकोट आप देखें, जरा कसूर के वाकयात को देखें, आप जरा साहिवाल के जो वाकयात को देखें, आप ये मौजूदा जो हुआ है इसको जरा सानहे को देखिएगा। और मुराद सईद साहब बड़ी बड़ी लंबी लंबी करके सारी दुनिया को लताड़ते चले जाते हैं। जरा जाते हैं पीछे कि आपका महकमा है कम्युनिकेशन और ये जो है मोटरवेज आप ही की दस्तरस में आती हैं, और अगर आपने ये 6 महीने से आपने तख्ती लगाने का तो बड़ा शौक आपको आता है, लेकिन ना आपने वहाँ पेट्रोलिंग की है, ना वहाँ पुलिसिंग है, ना वहाँ मोटरवेज की जो है कोई चेकअप्स है, ना वहाँ कोई व्हीकल यानी अगर गाड़ी किसी की खराब हो जाए तो उसका कोई इंतजाम और इंतजाम है वहाँ, ना कोई आपका पेट्रोल पंप वहाँ फंक्शनल फ़ाल हुआ है। ये जो है सिर्फ जो है तकरीरें लंबी लंबी, वहाँ सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है दोनों तरफ से, लेकिन उसको फाल करने, फंक्शनल करने में मौसूफ ने अभी तक जनाब खोसा साहब, बात ये है कि एक सोशल सिस्टम है क्या? ये जो चीज़ें जराइम परवान चढ़ते हैं ख़ास समाजी माहौल में परवान चढ़ते हैं, आप इस समाजी माहौल को भी जिम्मेदार करार देंगे इस सारी सूरत हाल का? देखिए, कानून किस लिए बनाया जाता है? कानून नाफिज करने वाले लोग किस लिए बनाए जाते हैं? अगर आपका समाज ही ने अपने आप को सुधार करना है तो फिर ना कानून की जरूरत है, फिर ना कानून नाफिज करने वालों की जरूरत है। देखिए, जो समाज तो हम इसको कहें, तजादात है, तो हम इसको ये कहें कि कानून के नफाज की जिम्मेदार इदारे फेल हो गए हैं। जी बिल्कुल, मुकम्मल तौर पर देखें, अगर आप पुलिसिंग को, अगर आप जो है पेट्रोलिंग को सिर्फ अपनी जो है नमूदो नुमाइश पर इस्तेमाल करेंगे और अगर आप जो ये इदारे इस्तेमाल करेंगे कि मुखालफिन के सरकूबी कैसे करनी है, अगर आपने जो है इनको इस्तेमाल करना है कि जबर और इस्तदलाल किस तरीके से जनाब, आप इनके नामवर कानूनदान हैं, इस सवाल का क्या जवाब होगा कि हमारा जस्टिस सिस्टम जो है वो क्लैप्स कर गया है और वो लोगों को इंसाफ देने में नाकाम रहा है? क्या ये बात मानेंगे? देखिए लिगारी साहब, पहली बात तो ये है कि जस्टिस सिस्टम मुझे बताएं क्या करे। अगर आपकी पुलिस बरोज़ अव्वल से बददियानत है, अब यही जरा सानिया लें, वजीर आला बैठते हैं, वजीर कानून बैठते हैं, वजीर इत्तलात बैठते हैं, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बैठते हैं, उनका सारा अमला फेला साथ खड़ा हो सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं जी हम पहुंच गए उन तक, इन्होंने
तस्वीर जो है वो सारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर उनकी जारी कर दी कि डीएनए टेस्ट जो है हमने जो है कामयाबी से कर लिया। मुल्जिम अभी पकड़े नहीं है, मुल्जिम पकड़े नहीं है। और ये सबसे बड़ा देखें लिगारी साहब, इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता है फौजदारी मुकदमे में कि जो नामालूम मुल्जमान हो उनकी आप तस्वीर पहले पब्लिश कर दें, ताकि जब शनाख्त परेड हो तो मुल्जिम सीधा सीधा कहे कि साहब मेरी किस चीज की शनाख्त परेड कर रहे हैं, मेरी तस्वीरें तो इन्होंने मुश्तहरी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक है, तो वो शनाख्त परेड टके की हो जाएगी, मुल्जिम बरी हो जाएगा। पहले ये सारे जो अकाबरीन बैठे हैं इनको फौजदारी की अरूफ अबजद का भी पता है कि आपने कलेक्शन ऑफ एविडेंस किस तरह करनी है। फिर आज देखें क्या हुआ है, आज वो मुल्जिम खुद सामने एसपी के सामने जाकर पुलिस ने कहा है मेरी तस्वीर आई है, मैं इसमें ना मेरा कोई लेना ना मेरा कोई देना बकार का। तो उसने कहा जी मैं तो खुद चल के आया हूँ, 25 लाख आपने मेरे यानी पकड़े जाने या मेरी सलाह देने का आपने दायर किया, ये वजीर आला साहब ने बैठ के किया है। अब मुझे बताएं कि जो शख्स इस तरह से खुद पेश हो रहा है और एक दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं, तो ये क्या मजाक है इस मुल्क के कानून के साथ। फिर हम अदलिया को मुर्द इल्जाम ठहराते हैं, जब आप अदलिया के सामने शवाहिद और सबूत इस तरह से जाएंगे जिसको ये मरकजी मुल्जिम कह रहे हैं, उसके भाई को और उसके वालिद को और उसके अहले खाना को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कानून इस बात की इजाज़त देता है कि किसी शख्स पर अगर कोई इल्ज़ाम हो और फिर उसके बाद जो है उसके तमाम अहलो अयाल को, तमाम अहले ख़ानदान को, वालिद भाइयों को, सबको गिरफ्तार कर लिया जाए? कानून इसकी किस हद तक इजाज़त देता है? देखिए लिगारी साहब, जब मैंने वकालत नई शुरू की थी, कोई 40 साल पहले की बात होगी, शायद 40 साल से भी ज्यादा की, तो मैंने इसी तरह बड़े शदोमत से जो है बहुत जबरदस्त किस्म की जज साहब के सामने की, जो चीफ जस्टिस भी रहे, सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे। तो जब मैंने खैर उन्होंने जो है बाद में मुझे चेंबर में बुला लिया और मुझे कहने लगे you were very passionate and your speech and your arguments were very forceful. आपने बड़ी जोरदार किस्म की और कानून की बिल्कुल सही तशरीह की और कहा, लेकिन ये बताएं कि अगर मुल्जिम को हम कुर्सी पे बिठाकर सारी उम्र भी उनके लायक इनको कहें थाने में कि जी अच्छा बता दें मुक्तदर है आपका बच्चा, या मेहरबानी करके वो तशरीफ ले आए या वो इस किस्म का भयानक क्राइम जुर्म करके अगर गायब हो जाए, तो देखें थोड़ी बहुत ये चीजें करनी पड़ती हैं, इससे हमें नजरअंदाज करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कानून इसकी गुंजाइश देता है, लेकिन जुर्म में मैं समझता हूँ कि हमें ऐसा नजरें दूसरी तरफ फेर लेनी चाहिए कि अगर जरा रमक है उस आबिद में, जरा रमक है, नहीं कोई रमक नहीं होती है। रमक होती तो इस तरह की हैबतनाक, इस तरह की खौफनाक, इस तरह की दहशतनाक, इस तरह का हीनियस क्राइम न करता, उसके अंदर कोई ऐसी रमक नहीं है। ये तो सीरियल रेपिस्ट है, जाहिर है और वो आपकी बात बिल्कुल मानता हूं। और वो इस तरह का नहीं है कि जनाब आपकी या आपके गैरत दिलाने पर या मेरी तरफ से उसे गैरत दिलाने पर वो वापस आ जाए और आकर गिरफ्तारी पेश कर दे, इस तरह का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन बहरहाल उसे गिरफ्तार करना रियासत के इदारों की जिम्मेदारी है और रियासत के इदारे दुनिया भर में इस तरह के क्राइम्स के लिए उसको पूरे का पूरा ट्रेस करते हैं और मुलजिम तक पहुंचते हैं और उसको गिरफ्तार करते हैं। यह आपने ठीक कहा है कि पहले से ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया कि फ़लाँ 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 मुलजिम हैं और उनके तस्वीर जारी कर देंगे, मीडिया के अंदर चल भी रही हैं। कल फिर उसकी क्या पोजीशन होगी, कल फिर खातून की शनाख्त का मसला होगा तो वो कैसे शनाख्त करेंगी। फ़र्ज़ करते हैं, बिल्कुल फ़र्ज़ करते हैं, मफरूज़ा करते हैं कि अगर वो खातून इन दोनों अशख़ास की तस्वीरें देखकर या उनको रूबरू देखकर कहती है कि ये नहीं थे कोई और, तो फिर क्या होगा? देखे ना, और ज्यादा मजहब का खेल हुई। लेकिन अगर वो कहे कि यही है, तब भी उसकी जो है शनाख्त परेड की वैल्यू खत्म हो गई। जब आपने उनकी तस्वीर अखबार में और टेलीविजन में दे दी तो वो शनाख्त परेड उसके बाद बेमाने हो जाती है। लिगारी साहब, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ
कानून में उसकी भेज आ जाती, इसलिए कबीर नहीं शाया की जाती। मुलजिम को पकड़ा जाता, पहले पकड़ने के बाद उसको जो है शनाख्त परेड जेल में करवाई जाती और उसके बाद उससे बरामदगी और बाकी चीजें करवाई जाना हमेशा कानून का मुताबिक होता है। ये पता नहीं किस किस्म की हुकूमत है, किस किस्म के वजीर कानून है, किस किस्म के वजीर आला है जो अपने आपको वकील भी कहते हैं बकौल उनके कि मैंने LLB की हुई है। अगर LLB यही सिखाती है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का और इस सूबे का जो 12 करोड़, देखिए 12 करोड़ इस वक्त मशहूर जो है इस मुल्क की जो खवातीन है वो अजियत और कर्ब में है। मुझे बताएं लारी साहब, जो भयानक है इसकी कोई दुनिया में तो खैर बहुत कुछ होता होगा, पाकिस्तान में ऐसा है। और लतीफ खोसा साहब, इस मुलजिम आबिद के बारे में नाज़रीन ये भी बताया जा रहा है कि 2013 में भी ये माँ और बेटी के साथ ज्यादती करने के वाक़े में मुलव्विस रहा है। उस वक्त ही अगर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता तो ये वाला वाक़या तो पेश ना आता। बहुत शुक्रिया आपका लतीफ खोसा साहब, आपने अपना किया। नाज़रीन, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कुछ कराची की बात करेंगे जहाँ पर 4 रोज में इमारत गिरने का दूसरा वाक़या पेश आया है। लियारी बिहार कॉलोनी में 2 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शहर कायद की इमारतें खज़ां रसीदा पत्तों की तरह झड़ने लगी हैं। लियारी बिहार कॉलोनी में 2 मंजिला इमारत गिर गई जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 12 के जख्मी होने की इत्तला है। लगाई साहब, कराची में गैर कानूनी इमारतों का जाल बिछा हुआ है। आज भी एक इमारत गिर गई। आखिर ये जो गैर कानूनी इमारतें हैं इनको तामीर करने का जिम्मेदार कौन है? जाहिर है कि जो लोग बिल्डर हैं जिन्होंने उसको बनाया, जिसने और सहूलतकार हैं जो ज़ाहिर है वो इदारे जिन्होंने इजाज़त देनी होती है बिल्डिंग तामीर करने के लिए, वो हमारे यहाँ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, वो पूरे शहर में होने वाली तामीरात की ज़िम्मेदार है, उसकी निगरानी होनी चाहिए। एक एक चीज़ पर जो भी बन रही हो वो देखे कि कानून के मुताबिक है या नहीं है, और मटीरियल की क्वालिटी को चेक करना भी उनकी ज़िम्मेदारी होता है। लेकिन इन्होंने नहीं देखा और ये इमारतें जो हैं वो बोसीदा इमारतें गिर रही हैं। बोसीदा इमारतें क्या हैं? मतलब पिछले 50 साल से 60 साल से इमारतें खड़ी हुई हैं और उन इमारतों को देखा नहीं गया है, उन इमारतों में जो लोग रहते हैं उनके बारे में पूछा नहीं गया, सवाल नहीं किया गया। ये बिहार कॉलोनी में एक इमारत गिरी, उससे पहले पुराना गोलीमार में गिरी थी, गोलीमार में गिरी थी एक इमारत इस तरह से, और वहाँ पर 1+2 की इजाज़त है, लेकिन सारी इमारतें 1+4, 1+5, 1+6 बनी हुई हैं इमारतें। तमाम इमारतों का खदशा है और तमाम वो जो इलीगल तामीरात हैं उनके गिरने का, उनके मुनहदम होने का खदशा मौजूद है। और ज़िम्मेदारी बहरहाल उन इदारों की है जिन इदारों ने इस काम को रोकना होता है। इंक्रोचमेंट हो रही है तो रोकें, अगर इलीगल इंक्रोच वो हो रही है, तामीरात हो रही हैं तो उसको रोकें। अच्छा लगाई साहब, मुल्क में महंगाई का तूफान आ गया है। पहले तो मटन, बीफ और चिकन खाना ही लोगों की पहुंच से दूर था, लेकिन अब तो सब्जियां और दालें भी पहुंच से बहुत दूर हो गई हैं। लोग कह रहे हैं कि किचन चलाना अब आसान नहीं रहा। बात यह है कि मैं खुद गया था और सब्जी लेने के लिए तो मैं तो बहुत ही ऐसे खौफज़दा, दहशतज़दा होकर वापस आ गया। मैंने कहा भाई खुद ही जाकर लें सब्ज़ी, मुझसे ना समझ में आ रही है और ना मैं ले रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है कि जनाब वो कि 250 तक सब्ज़ी पहुँच जाए, तो फिर आप इसका मतलब ये है कि लोगों को कह रहे हैं कि भाई खाना पीना छोड़ दो और हवा खाओ। और ये हवा भी उस वक्त तक जब तक कि टैक्स लग जाएगा उस टाइम, हवा पर भी जी हाँ टैक्स लगाएंगे और कहेंगे सांस लेने इससे ज़्यादा लिया तो फिर टैक्स। हाँ, फिर उसके बाद जो है ये सरकार आ जाएगी और तब्दीली सरकार आ जाएगी और तब्दीली सरकार आपको मना करेगी कि जनाब वो चीज़ें देख रहे हैं अभी जो हम स्क्रीन पर, तो मुझे लग रहा है और मैं ललचा रहा है मेरा दिल के सब्ज़ी खानी चाहिए, लेकिन बहुत और चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, बहुत महंगी हो गई। दुआएं दें इमरान खान साहब को, दुआएं दें तब्दीली को। बिल्कुल। अच्छा, अब एक अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करूंगी। मारूफ स्कॉलर, मुहक्किक, निकाद, मुसन्निफ, आलिम दीन अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी अब हम में नहीं रहे। दिल का दौरा पड़ने से वो इंतकाल कर गए। लगाई साहब, उनकी शख्सियत के हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत ही खुश गुफ्तार थे, इतने खुश गुफ्तार थे, इतना खूबसूरती से बोलते थे, इतना उनके अंदर रचाव था और इतने हमासिफत थे और इतने एडजस्टिव थे और इतना वसीउल कल्ब थे
कि वो चीज़ों को संभालना और चीज़ों को साथ लेकर चलना और वाक़यात के तसलसल को बरकरार रखते हुए अपने जो सामीन हैं उनका भी उनको अपने साथ रखना और किसी वाक़े के साथ उनको मरबूत कर देना, उनको मुंसलिक कर देना, ये उनका फ़न था, उनका आर्ट था। और जुमले साजी में कमाल कर देते थे, ऐसा जुमला आकर दे देते थे कि जनाब वो लोग फिर सदियों तक आने बरसों तक याद रखते थे कि यार ये क्या जुमला कहा था उन्होंने। और उन जुमलों को लोग अब भी याद करते हैं। बड़ी शख्सियत थे, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, अल्लाह उन्हें अपने जवार रहमत में जगा दे। वो एक बेहतरीन मुकर्रर थे और एक ऐसे ज़ाकिर थे जो तनाज़ात से दूर रहते थे, जो झगड़ों से और फ़िरका वारियत से दूर रहते थे। उनने हमेशा फ़िरका वारियत की हौसला शिकनी की। उन्होंने कभी भी इस तरह से कोई बात नहीं की जिससे दो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को जो है वो अब अजीब बात है कि हमारे यहाँ हम लोग कुरान मजीद की आयत पढ़ते हैं और आपस में अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में तफरका न डालो, और हम कई फ़िरके बनाकर अपने अपने फ़िरके को कहते हैं कि जनाब ये फ़िरका जो है ये तो बस ठीक है, बाकी सारे फ़िरके जो हैं वो ठीक नहीं हैं, और हम कुफ्र तक चले जाते हैं और उनको जो है कुफ्र का हिस्सा बना देते हैं। जो तारीख़ के प्रोसेस में फ़िरके बने ना, हुजूर के ज़माने में कौन सुन्नी था और हजूर के ज़माने में कौन शिया था, हजूर के ज़माने में कौन जो है वो देवबंदी था। देवबंद 200 साल का भी अरसा नहीं हुआ गए मदरसे को बने हुए। बरेली के मदरसे को कितना अरसा हुआ है, 200 साल हुए होंगे। इसी तरह से अब्दुल वहाब नजदी के नाम से जो वो है एक पूरा फ़िरका बना हुआ है, तो वो कहाँ, अब्दुल वहाब की अपनी ज़िंदगी कितनी थी। ये तो हम शख्सियात के नाम से या मदरसों के नाम से हम नए जो है वो जो फ़िरके बने उनको मज़ाहिब के तौर पर मान रहे हैं। तो मेरा ख़्याल ये है कि हम सबको मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना चाहिए और आपस में तफरका नहीं डालना चाहिए। अल्लाह ताला हज़रत मौलाना ज़मीर अख्तर नकवी साहब को जवार रहमत में जगा दे, वो बड़ी शख्सियत थी। बहुत शुक्रिया आपका लगारी साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम्स अब अगले हफ्ते आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।